फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री फर्स्ट से 8 यूनिट पूरा कंप्लीट महासंग्राम लाए। इसमें जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सभी हम लोग सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू टाइप है और वन लाइनर भी हैं। ठीक है, पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आपके एग्जाम में पूरी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम आप लोग जानते ही हो, अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड जिसको आप देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। कौन इसमें से म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, सुक्रोज या डी राइबोज। तो आपको म्यूटा रोटेशन का पूरा कंसेप्ट पता होगा। आई होप आप लोग देखे होंगे मेरा लेक्चर। ठीक है, तो सुक्रोज जो होता है वो म्यूटा रोटेशन नहीं देगा। ठीक है, म्यूटा रोटेशन एक मैकेनिज्म है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों को पूरा प्रोसेस नहीं आता तो यहाँ अब इतना समय है नहीं कि हम डिस्कस करें। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, छोटा ही वीडियो है, स्पीड बढ़ा के देखोगे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ओसाजोन। इनमें से कौन ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है? माल्टोज, डी ऑक्सीराइबोज, फ्रक्टोज, 2-डीऑक्सीराइबोज। ये 2-डीऑक्सी और 3-डीऑक्सी का मतलब समझ रहे हो। राइबोज तो जानते ही हो, 5 कार्बन की पेंटोज सरगरा, उसी को राइबोज बोलते हैं। 2-डीऑक्सी का मतलब होता है कि सेकंड पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और 3-डीऑक्सी राइबोज का मतलब कि थर्ड पोजीशन पे वही सिचुएशन होगी। ठीक है, तो यहाँ जो सेकंड वाला है, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन डी 2-डीऑक्सीराइबोज, ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है। आपको ओसाजोन के फॉर्मेशन के बारे में मैंने लेक्चर में कई बार बताया। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देखते होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ओसाजोन का फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। 2-डीऑक्सीराइबोज जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो लिंकेज बना लेता है सेकंड वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप से। इसीलिए विदाउट फंक्शनल ग्रुप की ओसाजोन का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फेनिल हाइड्राजीन से जब हम रिएक्शन करवाते हैं। फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है, इधर देख लो, यह है तुम्हारा बेंजीन NH2, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजीन। जब 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से अगर कराओगे तो 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 3 फेनिल हाइड्राजीन से आप रिएक्शन करवाओगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हेमी एसिटेल एंड व्हिच हैव एन एसिटेल लिंकेज। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, बीटा डी प्लस फ्रक्टोपाइरेनोज, मेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, मेथिल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। ये सारे स्ट्रक्चर से आपको जो नाम है इससे ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल में मैंने ये बताया है आपको यूट्यूब पे कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। आपको नोमेनक्लेचर वगैरह जब बताया था, डी और यल क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हैं। उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जानते हो कि प्लस का मतलब होता है क्या, प्लस का मतलब होता है ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। ठीक है, समझ रहे हो, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अगर किसी मॉलिक्यूल के आगे प्लस लगा है इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक्टिव होने के साथ साथ अगर उस मॉलिक्यूल में आप लाइट को पास करोगे तो वो दाएं साइड में, राइट साइड में उसको रोटेट कर देगा, इसीलिए प्लस लगता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब इसके ओरिएंटेशन से है, जो इसका कन्फिगुरेशन होता है। डी का मतलब जो इसमें OH होगा, OH उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, डी और यल। प्लस माइनस मतलब प्लस होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मीन्स राइट साइड में लाइट को रोटेट करेगा, और अगर माइनस होता है यहीं पे तो वो हो जाता है लियो रोटेटरी, मीन्स वो जो दक्षिण दिशा है, वाम साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में रोटेट करता प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अल्फा बीटा भी आप कन्फिगरेशन समझते होंगे इसी तरह से। तो इसमें कौन सा हेमी एसिटिल लिंकेज वाला है, कौन एसिटेल लिंकेज वाला है, वही आपको बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड ए और बी हैं, इन दोनों में क्या पाया जाएगा, हेमी एसिटेल लिंकेज। और ये जो है सी और डी,
सी और डी, इसमें क्या होगा एसीटेल लिंकेज। आपको अगर पूरा डिटेल में नहीं आता है, समय आपके पास कम है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रट्टा मारो, वरना आप लेक्चर देखो पूरे, उसमें सारी चीज़ें मैंने समझाई है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ शुगर। इनमें से कौन शुगर नहीं है। मैंने आपको बताया था जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं 1 और 2 यूनिट तक मोनोसेकेराइड से जो जुड़े होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मीन्स 2 मोनोसेकेराइड यूनिट, 2 तक ही सीमित जो हैं उनको बोलते हैं हम सीधा शुगर बोल देते हैं, जो सिंपलेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें माल्टोज भी डाइसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है। स्टार्च की बात करें, पॉलीसेकेराइड है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, इसको हम शुगर नहीं कंसीडर कर सकते हैं शुगर के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये जो है आपका शुगर नहीं है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ग्लूकोज होते हैं 2 यूनिट। फ्रक्टोज तो एक मोनोसेकेराइड ही है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ये याद रखना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप होता है। गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज ये जो है इपीमर होता है ग्लूकोज का, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भैया इससे तो छूट ही नहीं सकता है पीछा, ये हमेशा हर एग्जाम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ रहे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो इसको तो आंख मूंद के लगा देना चाहिए ना। सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, कौन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसमें जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। फ्रक्टोज मत लगा देना, ऐसा मत सोच लेना कि सुक्रोज में एक ग्लूकोज होता है प्लस एक फ्रक्टोज होता है, इसका मतलब फ्रक्टोज भी नॉन रिड्यूसिंग। भैया फ्रक्टोज सिंगल यूनिट है मोनोसेकेराइड, इसका जो कीटोन ग्रुप होगा वो सीधा फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होगा। लेकिन कीटोन में क्या, इसमें क्या होता है, सुक्रोज में जो इसका कीटोन ग्रुप होगा और ग्लूकोज का एल्डिहाइड, ये दोनों लिंकेज में आ जाते हैं, इसीलिए फ्री नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। रिडक्शन तो इसी का करोगे ना, जो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, कार्बोनिल ग्रुप है ये, कार्बोनिल ग्रुप बोलें तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, इन्हीं का तो तुम कर सकते हो रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए फ्री होने चाहिए, ये लिंकेज में होते हैं तो रिडक्शन कर नहीं पाओगे, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगर सारे आप ये क्वेश्चन जितने मैं दिखा रहा हूँ पूरा लेक्चर कर आप देखोगे, आपका फ़ायदा डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है। सेलुलोज मैंने चिल्ला के बताया, कई बार रटवाया था आपको कि सेलुलोज जो होता है किसका होता है। सेलुलोज D+ ग्लूकोज का होता है। D+ ग्लूकोज मीन्स प्लस माने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब दक्षिण की ओर घुमा देने वाला, और D का मतलब जानते ही हो, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। अगर आपने लेक्चर देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। इसमें से कौन स्वीटेस्ट शुगर है। सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा मीठी कौन है, तो फ्रक्टोज जो है बहुत मीठी है, और इससे भी कई ज़्यादा गुना 2000 गुना मीठा सुक्रोज जो चीनी होती है, चीनी से 2000 टाइम ज़्यादा मीठा होता है। एक एलिटेम उसका नाम है। सेकरीन आप पढ़े होंगे कहीं, सेकरीन नाम सुने होंगे, एलिटेम है, ठीक है। और क्या होता है, एस्पार्टेम होता है। ये सारी चीज़ें हज़ारों गुना ज़्यादा मीठी होती हैं चीनी से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ C टर्मिनल ग्रुप। देखो ये सेकंड यूनिट जो है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, वहाँ से क्वेश्चन है आपका, समझो, ठीक है। तो C टर्मिनल देखो, अमीनो एसिड में C टर्मिनल और N टर्मिनल। अमीनो एसिड होता क्या है, जनरल अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था। जनरल अमीनो एसिड में एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, एक R ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक NH2। इसीलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि एक अमीनो जुड़ा है, एक अम्ल ग्रुप है,
एसिड, इसीलिए अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इसमें एक टर्मिनल N होता है, एक C टर्मिनल होता है। तो इसमें पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ C टर्मिनल ग्रुप। तो ये जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन क्या होता है जानते हो? हाइड्रोजन NH2 और NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। दिस स्ट्रक्चर इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। रिएक्शन कैसे करता है थोड़ा सा बता दूं कहो तो, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C टर्मिनल एंड की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओगे, NH2 है, ठीक है, 2 N बाहर लिख दिए, तो इसका मतलब यह मत समझना कहते सर इतने भी हम वो वाले नहीं है, जितना समझ रहे इतना वैसे कमज़ोर नहीं है। हाँ, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये N जो है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ जाता है, ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। इसीलिए इसको यूज करते हैं हम हाइड्रोजन से। जब रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अमीनो एसिड की, तो वो C टर्मिनल पे ही जाके जुड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया ना? डी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, अमीनो एसिड्स हैव द मिनिमम सोल्युबिलिटी एट। जो अमीनो अम्ल होते हैं ये मिनिमम, कम से कम सोल्युबिलिटी कब होती है इनकी? pH3, pH10, pH7 या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। भैया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डिफिनेशन ही लिखी है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है? वह पॉइंट, वह बिंदु जिस पर अमीनो एसिड कम से कम घुलनशील हों। क्वेश्चन नंबर 10, आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल और फैट इज अ मेजर ऑफ। किसका मेजर है? आयोडीन। आयोडीन वैल्यू ऑफ एन ऑयल और फैट, ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलते हैं। एक ग्लिसरॉल प्लस 3, देखो, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड एक में मिलते हैं, तो 3 वाटर मोलिक्यूल निकलते हैं। 3 H2O मोलिक्यूल माइनस लिख दो आगे, बाहर निकल जाते हैं। फिर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ऑयल या फैट हम बोल देते हैं, या ट्राइग्लिसराइड केमिस्ट्री के टर्म में बोला जाता है। तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि जो आयोडीन वैल्यू का मेजर होता है ऑयल या फैट में, वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोला जाता है उसको? तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेशन। क्या बोलते हैं? अनसेचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? हायर द सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन जानते हो? साबुनीकरण। हिंदी वाले पढ़े होंगे ना, साबुनीकरण। हायर द सेपोनिफिकेशन वैल्यू, हायर इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एन ऑयल और फैट। भैया ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। बी है इसमें, स्मॉलर द सेपोनिफिकेशन वैल्यू, हायर इज द मोलिकुलर वेट एन ऑयल और फैट। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। स्मॉलर द सेपोनिफिकेशन वैल्यू, हायर इज द मोलिकुलर वेट एन ऑयल और फैट। जितनी कम सेपोनिफिकेशन वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसका मोलिकुलर वेट होगा ऑयल और फैट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन एनाइनिक पॉलीमराइजेशन अकॉर्डिंग टू एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर से है, ठीक है, जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है हमारे यूनिट, उससे क्वेश्चन है। एनाइनिक और कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जिगलरनाटा, कैटेलिस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग इसमें से पूछा है ऑर्डर पूछा गया है आपसे, कौन सा ऑर्डर इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखो कॉमन दिखेगी आपको। इस ऐसा क्वेश्चन करने की पहले ट्रिक बताऊँ आपको। इसको तुम देखो, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, डिब्बा जिसमें बना रहा हूँ, इसको देखो। इस डिब्बे को छोड़ के बाकी स्ट्रक्चर सब में सेम दिख रहा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इसके अक्रॉस आपको वो देखना है। अब यहाँ पे एनाइनिक बोला है, मतलब यहाँ पे एनाइन जरूर बनेगा। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मान लो इसे शिफ्ट कर जाए इस तरह से, इस वाले कार्बन पे सब में, तो सब पे माइनस बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। जो एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा अच्छा एनाइनिक पॉलीमराइजेशन के लिए रिएक्टिविटी शो करेगा। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं रिएक्टिविटी? अब भाई स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो ये एनायन है, मान लो हम बाकी और कुछ नहीं बना रहे हैं, आपका एनायन बना रहे हैं, इससे जुड़ा है बेंजीन। ये इधर देखो भाई साहब, ये इसमें C6H5 जुड़ा है ना, फेनिल ग्रुप है, बेंजीन मान सकते हो। इसको ना बनाओ, ऐसे डबल बॉन्ड सीधा दिखाओ। अब क्या होगा इसमें? ये मान लो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करे, समझ रहे हो इस चीज़ को?
और ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, CH डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज उतरेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उतरेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और बाकी ये दोनों बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे माइनस चार्ज बनाएगा, फिर से ये माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइनस चार्ज बनाएगा, फिर से माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा। भाई साहब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप रेजोनेंस होती रहेगी। आप फर्स्ट सेमेस्टर में रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी ऑलरेडी पढ़ के आए हो, अब ये मत कह देना आता नहीं, वरना पकड़ के अगर ऑफलाइन होते बहुत कुटाई करते, समझ रहे हो। तो इसको देखो इस तरह से इसमें स्टेबलाइजेशन हो रहा है। अच्छा ये रेजोनेंस से स्टेबल क्यों हो जा रहा है, समझ पा रहे हो ना, सब कुछ पढ़ के आए हो। ये जो माइनस चार्ज है, कोई कंपाउंड स्टेबल कब होता है, जो उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस चार्ज को जितना ज़्यादा जो ख़त्म कर पाएगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो बेंजीन से ज़्यादा अच्छा कहाँ कोई रेजोनेंस करेगा इसमें, देखो। तो इसमें आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आएगा सेकंड, सबसे ज़्यादा A होगा, देन उसके बाद में B होगा, फिर D होगा, ये क्लोरीन वाला, फिर C होगा। अब आप लोग इसमें जो है अप्रोच अपनी लगाना, प्लस I इफेक्ट लगाना, प्लस I जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट, और माइनस I इफेक्ट, समझ रहे हो अच्छे से। हाँ, तो इस तरह से प्लस I और माइनस I इफेक्ट इसमें लगाओगे, जो जिसका होता है इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, इसका आप देख लेना, बता दो। नहीं थोड़ा सा रिसर्च मारते रहो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं भैया, इसमें मैंने ये बताया है कि पॉलीमर जो होते हैं वहाँ से कैसे कैसे पूछना, आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है। ये विनाइल क्लोराइड आप जानते ही हो, जो डबल बॉन्ड के कार्बन से सीधा जुड़ा हो उसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, CH3 लगा दो तो विनाइल मेथिल बोल सकते हो, ठीक है। विनाइल क्लोराइड है, इसे विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल साइनाइड कुछ भी बन सकता है। टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, ये है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसको बोलते हैं टेट्रा फ्लोरो, मतलब 4 फ्लोरो और इथिलीन जानते ही हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, तो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए हैं फ्लोरीन से, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिए गए हैं फ्लोरीन के थ्रू। ये बनाता है टेफ्लॉन, ये किसका मोनोमर है, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन एक एडिशनल पॉलीमर है। क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर होता है टेफ्लॉन। ये बर्तनों में जो नॉन स्टिक सतह जिनकी होती है, न चपकने वाली सतह बर्तनों की, उसमें यूज होता है बनाने में। पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ पूछा जाएगा इससे, किसका क्या यूज होता है, किसका क्या मोनोमर है, कौन किससे बनता है। जैसे कि एडिपिक एसिड है जिसको 1,6-हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 का होल 4 COOH और COOH। अब यहाँ पे देखो 1,6-हेक्सानोइक एसिड क्यों लिखा था मैंने, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। इसको फर्स्ट दे दो, इसमें 4 कार्बन है तो 2 3 4 5, मान लो चारों कार्बन इसके अंदर है ना, CH2 का होल 4 मतलब 4 कार्बन होंगे, तो मैंने नंबरिंग दे दी, ये 6 है, तो 1,6 हेक्सेन मतलब 4 कार्बन, इसमें 5 1 6 कार्बन के लिए हेक्से, और इसके लिए क्या लगता है, नोइक एसिड। तो या तो 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड बोलो या हेक्सेनोइक एसिड बोलो, बात वही है। तो ये स्ट्रक्चर आपसे इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर नहीं याद होंगे। हेक्सामिथिलीन डायमीन ये क्या होता है, ठीक। इसको एडिपिक एसिड जो है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन, इन दोनों की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको नाइलॉन 6 मिलता है, जो कि एक रेसा है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। उस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। ये संघनन बहुलक का उदाहरण है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसमें होता है। एडिपिक एसिड मीन्स 1,6-हेक्सानोइक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन, इन दोनों की जब आप रिएक्शन कराओगे, कंडेंसेशन रिएक्शन कराओगे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तब आपको मिलेगा नाइलॉन 6 जो कि एक रेसा है जिससे कई सारी चीज़ें आज की डेट में बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि वो रस्सियाँ वगैरह हो गई ना, ये सब बनाते हैं। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सामिथिलीन लिखा है मतलब CH2 का होल 6, डायमीन मतलब NH2, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायमीन। अब तो बात इसकी याद रखनी है, इसकी और इसकी एडिपिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, नाइलॉन 6,6 बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। एथिलीन ग्लाइकॉल, भैया इससे ज़्यादा आसान और कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ये एथिलीन है और इसको ग्लाइकॉल है।
या 1,2-डाइऑल भी बोल सकते हो, 1,2-एथिलीन, 1,2-डाइऑल या एथिलीन ग्लाइकोल। टेरिफ्थैलिक एसिड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेरिलीन पढ़े होगे, टेरिलीन। अरे नाम गांव में सुने होगे भैया, नायलान, ठीक है जी का नाइलून बोलते हैं गांव में बोलते नहीं नाइलून, वही नायलान होता है, लाइलून बोल देते हैं कुछ लोग, मैंने सुना है, मैं भी गांव से हूँ। तो टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन होता है। टेरी काट बोलते हैं अपने यहाँ, जानते हो टेरी काट का कपड़ा, साड़ी वो नहीं होती हैं धोती, सब लोग जानते होंगे, गांव वाले ज़्यादातर बच्चे जुड़े हैं। टेरिलीन है, ठीक है। और डेकरान बोलते हैं इसको, डेकरोन। ये सब किससे बनते हैं, ये इसका नाम नहीं है टेरिफ्थैलिक एसिड का। टेरिफ्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकाल की जब रिएक्शन कराओगे तब बनेगा टेरिलीन या डेकरोन। तो टेरिफ्थैलिक एसिड होता क्या है, पहले आपको थैलिक एसिड बताते हैं। बेंजीन में एडजेसेंट कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, ये होता है थैलिक एसिड। क्या होता है, थैलिक एसिड। और टेरिफ्थैलिक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन है, इसमें अपोजिट साइड पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो, इसको 1,4 क्या बोलते हैं, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक फिनोल भी बोल देते हैं, या फिर इसको और क्या बोल देते हैं, इसको देखो 1, 2, 3 हम कब नेमिंग करते हैं, 1, 2, 3 जब हम IPAC नेमिंग करते हैं। कॉमन जो सामान्य नाम होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्थो मेटा पेरा। तो ये ऑर्थो होता है, मेटा होता है, पेरा, तो इसको हम पैरा डाई कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हैं, पैरा कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है टेरिफ्थैलिक एसिड। क्या है, टेरिफ्थैलिक टेरिफ्थैलिक एसिड और ये थैलिक एसिड। क्या बताएं भाई साहब, इस समय मेरे पास समय कम है ना, इस समय कम है, इसीलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बाकी और ना पूरी प्रॉपर क्लासें अगर लेते आप हमसे तो मज़ा आ जाता हमको भी और तुमको भी, क्योंकि नंबर जब आपके अच्छे आते तो हमको भी आनंद मिलता है। वैसे भी आएंगे, टेंशन मत लो, जो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्टिंग से जुड़ा है उसके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग एल्केन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन एनायनिक पॉलीमराइज। जैसे सेम क्वेश्चन जैसा पहले आया था उसमें एक तो सेम ही है, यही बेंजीन वाला, ये भी सेम है भाई साहब, डबल बॉन्ड बना ले यहाँ, ठीक है। तो ये 2 तो सेम ही है। अब इसमें जानते हो सबसे ज़्यादा तो भैया डी वाला ही होगा, ऑप्शन पकड़ो इसमें कहीं डी, अरे यहाँ आ गया भाई, तो यही हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस माइनस चार्ज को बेंजीन बढ़िया से रेजोनेंस में स्टेबलाइज करेगा। तो डी देखो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, टिक करो भागो, इस तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस लगाया करो, ठीक है, इससे जल्दी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। जो लो डेंसिटी, इसको LDP भी बोलते हैं, LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है किस प्रकार से बनाई जाती है। ये तो बनाई तो एथिलीन से जाती है पॉलीथीन क्या मतलब, एथीन का पॉलीमराइजेशन कराओ तो पॉलीथीन बन जाती है, लेकिन इसमें कौन सा प्रोसेस काम करता है, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कई सारे पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस होते हैं। इसमें कौन सा यूज होता है, तो जो कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन होता है मीन्स कार्बोकैटायन इसमें कहीं फॉर्म होता है। कैसे, अब इथाइलिन से बनाते हैं ना, इथाइलिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो कैसे, मान लो यहाँ पे माइनस आ जाए, इस पर प्लस आ जाए, और माइनस वाले कुछ जुड़ जाए तो कार्बोकैटायन जो है अगले स्टेप में फिर से यूज अटैक करेगा। और ज़्यादातर आपको याद रखना है कि जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं इसमें पराक्साइड का यूज जरूर किया जाता है, पर ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें उत्प्रेरक जो होता है कैटेलिस्ट कौन सा यूज होता है तो पराक्साइड आप बताओगे, ठीक है। जैसे कि LDP होता है, ऐसे ही एक HDP होता है। मेरा पर्पज ये नहीं कि मैं आपको केवल MCQ कराऊँ, मैं आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे इससे, ठीक है। सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि टू द पॉइंट, सीधा ये नहीं कि MCQ में फर्स्ट का सेकंड और ये बता के जा रहा हूँ। क्वेश्चन छांट के रखा हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करे हो अभी तक और एग्जाम नज़दीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जितने महासंग्राम आए आप सब देखते रहो। HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें जिगलर नाटा उत्प्रेरक यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है पॉलीमर की दुनिया में 2 साइंटिस्ट थे, जिगलर और नाटा, इन्होंने तहलका मचा दिया था, आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती हैं, उच्च घनत्व पॉलीथीन इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये जिंगलर
जिंगलर नट्टा कैटेलिस्ट इसमें यूज होता है। ये होता क्या है आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ। जिंगलर नट्टा कैटेलिस्ट, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राईएथाइल C2H5 का होल थ्राइस, C2H5 ये C2H5 है का होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम है। ट्राईथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दोनों देखो जिगलर और नाटा अलग अलग, दोनों अलग अलग उत्प्रेरक को लेके पॉलीथीन बना रहे थे अलग अलग जगह पे। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़िया बढ़िया पॉलीथीन बनाई। फिर उसके बाद में इन दोनों मिले एक जगह, एक यूनिवर्सिटी थी, वहीं पे कुछ प्रोग्राम था, वहीं पे दोनों लोग मिल गए। तो उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। फिर उसके बाद में इनको थोड़ा अच्छा लग गया, इनका मेल भाव खा गया। तो सोचे कि दोनों लोग क्यों ना अपना अपना उत्प्रेरक एक में मिला के बनाते। तो दोनों लोग एक में कंबाइन करके मिलाए और बना दिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि आज हम लोग, अरे भैया वो जो होते हैं ना 5-5 किलो के बैग जिसमें इतनी सारी सब्जी लेके हम लोग घूमते रहते हैं, भैया इनके चरण स्पर्श करो वरना कुछ नहीं हो पाता। कैसे लेके चलते, एक तो पॉजिटिव पॉइंट भी है इनका, एक निगेटिव भी है। ना बनाए होते पॉलीथीन तो हम लोग यूज नहीं करते, प्रदूषण कम होता है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नियोप्रीन। नियोप्रीन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नियोप्रीन जानते हो क्या है, पॉलीथीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ 2-क्लोरो 1,2-ब्यूटाडाइन। 1,2-ब्यूटाडाइन इसका स्ट्रक्चर जानते हो, इधर देखो 1 2 3 4 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन बन गया। देखो CH2, यहाँ पे तुम एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे CH2 लग जाएगा, ये 2-क्लोरो हो गया। यहाँ से नेमिंग करो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो आ गया और 1,3 ब्यूटा मतलब 4 कार्बन और 1,3 पे डाइन है, इन है ना, इसीलिए 2 बार इन आ रहा तो डाइन, समझ में आ गया होगा ना, 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोडाई। एजोडाई का एग्जांपल कौन सा है, एजोडाई, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कैंगो रेड जो होता है, कॉन्गो रेड आप लोग नाम सुने होंगे, एक प्रकार की डाई है, रंजक होता है। डाई जानते हो, रंजक रंग वही जो होते हैं, नील नहीं जानते वही सब। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, कॉन्गो रेड। क्वेश्चन नंबर 17, फिनाल्फथैलिन। भैया कक्षा 9th में आप लोग पढ़े होंगे ना, 9th 10th में जो हम लोग पढ़ते थे लिटमस पेपर वगैरह, आम्ल और क्षार का कैसे हम सेपरेशन करेंगे, तो उसमें फिनाल्फथैलिन, मेथिल, ऑरेंज ये सब पढ़े थे, लिटमस पेपर पढ़े थे। तो फिनाल्फथैलिन इज आ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स कलर इज, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है वाइट, आप जानते ही हो। लेकिन जब इसमें हम अम्ल क्षार का जो वो करते हैं प्रोसेस ना, तो उसमें इसका कलर चेंज हो जाता है। डाई होती है ना, डाइज हैं रंजक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ ट्राइफिनाइल मेथेन डाई। इसमें से कौन ट्राइफिनाइल मेथेन डाई है, जो रोजानिलिन होता है, रोजेनिलिन, ये क्या होता है, ट्राइफेनिल मीथेन डाई होता है। ट्राइफेनिल मीथेन जानते हो, CH ऐसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, ट्राइफेनिल मीथेन लिखा है, जानते हो, 3 फेनिल लगाते हो एक मीथेन में। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है ना, तो इसके 3 हाइड्रोजन हटा के इसमें 3 फेनिल लगा दो, एक हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी था ही, तो ट्राइफेनिल मीथेन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मिचलर्स कीटोन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। मिचलर्स कीटोन कभी नाम सुने हो, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट क्रिस्टल वायलेट। जो क्रिस्टल वायलेट होता है इसी को बोलते हैं मिचलर कीटोन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लेम्डा मैक्स। हाईएस्ट लेम्डा मैक्स किसका होता है, नाइट्रोबेंजीन का। ये क्या है, ये है बेंजीन, ये है एनिलीन बोलो या इसको अमीनो बेंजीन बोल दो, ठीक है, बात वही है। कॉमन नेम एनिलीन होता है, नाइट्रोबेंजीन ये टोलुइन है, बेंजीन के ऊपर स्थिर और टोलुइन बन जाएगा। जो नाइट्रोबेंजीन होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका लेम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो अगर इस तरह का आपको मिल जाए,
ऊपर एनिलीन मतलब अमीनो ग्रुप लगा है, नीचे NO2 हो भैया, इसका सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्स होता है, इन सब को पीछे कर देगा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, इनमें से कौन कलरलेस होता है? पहला नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन या पैरा नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हो। सी है इसमें CH3 CH2 NO2 मतलब नाइट्रो एथेन। और 4th नंबर आप जानते ही हो डाइफेनिल एजो, ये एजो ग्रुप होता है ना, एजाइडाइन पढ़े हो, एजो। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? इसमें जो है ये कलरलेस होता है, नाइट्रो एल्केन जो नाइट्रो एथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाई। व्हाई पे मत जाओ भी, इतना याद रखो कि जो आपका ये होता है 22 का B RSH सल्फर। देखो इसमें क्या फ़र्क क्या है, इसमें ऑक्सीजन इसमें सल्फर है बस। ठीक है, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, इसको थायोल बोलते हैं। तो थायोल मोर एसिडिक होता है कंपेरिजन टू एल्कोहल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होता है ये बेंजोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या है? बेंजोइक एसिड, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया होता है। SO3H पढ़े हो ना, H2 SO4, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बचेगा SO3H, वही तो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। और सल्फ्यूरिक एसिड जानते ही हो क्या होता है, खनिज अम्ल होता है, खनिज अम्ल मिनरल एसिड होता है। और खनिज लवण सब जो खनिज अम्ल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो यही इसमें जुड़ा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, खनिज अम्ल नहीं है। खनिज एसिड मिनरल एसिड होता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो होता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ए वाला। ठीक है, समझ लेना, मैं एक ही में सब लिख देता हूँ, आपको पता चल जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेज फास्टर, इसमें से कौन फास्ट हाइड्रोलाइज होगा? तो इसमें फर्स्ट वाला होगा। देखो इसमें भी ईथर पे, ये ईथर है ना एक प्रकार का, इधर देखो ROR यही होता है ना कॉमन ईथर का फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थायो ईथर है, इसको क्या बोलते हैं? थायो ईथर, RSR। तो थायो ईथर से ज़्यादा अच्छा हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये ईथर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ टॉपिक्स में भी छूटे रह गए हैं तो अगले महासंग्राम में आपको हम वो भी कंप्लीट करवा देंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा कंसंट्रेशन बनाए रहो क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, आ चुके हैं। ठीक है, परीक्षा की घड़ी है, बार बार रिवाइज करो। जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। जो पार्ट मतलब अभी नहीं कंप्लीट उसको भी कंप्लीट कर लो। मैं कोशिश करूँगा कि अगर नहीं बराबर क्लासें ले पाऊँगा तो आपका मैं फ़िलहाल इस तरह से किसी न किसी तरह से आपका टॉपिक सारे मजबूत करा दूंगा ताकि आप नंबर अच्छे ले आएँ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और सब कुछ संभव है, सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।